नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश कैडर की IPS भोपाल देहात SP किरण लता केरकट्टा जी। किरण लता जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किरण लता जी, जब से अगर मैं पुलिस बल की बात करूं या सरकार के स्तर पर जो महिलाओं को प्राथमिकता की बात करूं, जो सर्विसेज हैं, जितने भी सर्विस सेक्टर हैं उनमें महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? मेरा मानना है कि महिलाओं को अवसर मिल रहा है अपनी भागीदारी बढ़ाने का, तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आ रही हैं और जो अवसर मिल रहा है उसका उपयोग कर रही हैं। जी जी, आपने कहा कि महिलाएं लगातार आगे आ रही हैं और अवसरों का उपयोग कर रही हैं, और जब इस प्रकार की संख्याएं बढ़ती हैं समाज में तो निश्चित रूप से जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर भी तमाम सवालात खड़े होते हैं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। मैं पुलिस फोर्स की बात करूंगी जी कि जब महिलाएं इस पुलिस फोर्स में आती हैं तो महिलाओं जो बाकी जो महिलाएं हैं वो बड़ी आशा के साथ उनको देखती हैं और विश्वास करती हैं कि अब हम अपनी बात वहाँ पहुँचा पाएंगे जो हम जो पुरुष को नहीं दे सकते। और इस मायने में महिलाओं का आना बहुत सकारात्मक हुआ है, पुलिस फोर्स में आना। जी, पुलिस फोर्स में भी महिलाओं को 33% जो है रिजर्वेशन दिया गया है। लगातार जो महिला पुलिस बल है उसकी संख्या बढ़ रही है, तो पुलिस में महिलाओं की संख्या जब पुलिस बल में बढ़ रही है तो समाज की एक आधी आबादी है जो महिलाओं की है, तो महिला बल के बढ़ने को आप कितना सकारात्मक मानती हैं? देखिए, अभी जो जितने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के संबंध में या बच्चों के संबंध में, उसमें महिला बल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितने जो नए कानून बने हैं, चाहे पॉक्सो हो चाहे दूसरा कोई भी एक्ट हो जिसमें महिलाएं पीड़ित हैं, तो महिलाओं से बातचीत करना, उनके कथन लेना, उनका मेडिकल कराना, ये महिला के माध्यम से ही होता है। और इसलिए तो महिला बल का बढ़ना एक शुभ अच्छी बात है, और ये हम उन महिलाओं को सहयोग कर सकते हैं, उन महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं जो पीड़ित है या जिसको आवश्यकता है। जी, थाने में, हर थाने में महिला पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से, और एक ऊर्जा डेस्क भी जिसको नाम दिया गया है। तो जैसा आपने कहा कि महिलाएं अपनी बात बहुत सहजता से महिला पुलिसकर्मी के सामने रख सकती हैं, तो जब ये हर थाने में महिला डेस्क है और महिलाओं की संख्या बड़ी है, तो जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं या उनकी विवेचना है, उसमें क्या मूलभूत अंतर आपको लगा कि कितना सुधार हुआ है महिला पुलिसकर्मी के होने से, महिला पुलिस बल के होने से? महिला अधिकारियों की संख्या भी उसी अनुपात में है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो अपराध जो होता है ये समाज की विकृति है। महिला संबंधी जो अपराध है शारीरिक अपराध होता है, शरीर संबंधी अपराध है। और जब ऊर्जा डेस्क है, ऊर्जा डेस्क का मूल काम है कि महिलाओं को सुनना और उसको जिस तरह की सहायता चाहिए, या उसे विधिक सहायता चाहिए या उसे आर्थिक सहायता चाहिए या किसी अन्य डिपार्टमेंट से उसको सहायता चाहिए, उस आधार पर उसको रेफर करते हैं। तो जब महिलाएं वहाँ पर उनको सुनती है, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, ये ऊर्जा डेस्क के माध्यम से इनकी शिकायतें सुनी जाती है और संबंधित विभागों को भेजी जाती है। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है शासन की कि उन्होंने ऊर्जा डेस्क का निर्माण किया है और महिलाओं को अपनी बात रखने का, अपने अधिकारों को लेने का और सुरक्षा महसूस कराने का एक अच्छा माध्यम ऊर्जा डेस्क है। तो मेरा मानना है कि महिलाओं के आने से, पुलिस फोर्स में आने से बहुत सी महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं और अपनी बात रख पा रही हैं। जी,
जिस प्रकार से आपने कहा बस सहजता से अपनी बात रख पाती हैं महिलाएं, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं समाज के स्तर पर मिला है। महिलाओं के प्रति अपराध में आपने एक शब्द का उपयोग किया, वो शब्द है कि ये एक सामाजिक विकृति है, एक मानसिक विकृति है। तो समाज के तौर पर एक ऐसी जागरूकता लाई जाए कि समाज में जो कई ऐसे महिला अपराध हैं जो घर की चार दीवारी के अंदर होते हैं, जिसमें बाल विवाह भी एक अपराध है, जिसमें महिलाओं को या बालिकाओं को ज़्यादा आगे पढ़ाने के लिए पेरेंट्स इच्छुक नहीं रहते। तो उस स्तर पर उनको कैसे एक जागरूकता लाने के लिए क्या पुलिस की तरफ से सोशल पुलिसिंग के माध्यम से कोई कवायद की जा रही? जी बिल्कुल की जा रही है। सामुदायिक पुलिसिंग के ही एक रूप में जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें समाज में जागरूकता फैलाने के लिए या एक अभियान भी चलाया जाता है, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाता है। बच्चियों को स्कूल भेजा जाए, उनको पढ़ाया जाए और एक निश्चित आयु के बाद विवाह किया जाए। इस संबंध में भी हम जागरूकता फैला रहे हैं। महिला सुरक्षा शाखा जो हमारी PHQ में है, उसने लगातार अभियान चला करके इस तरह की जागरूकता फैलाने का बहुत सारे प्रयास भी किए हैं और सभी थानों में बीट स्तर तक इस तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है। बाल विवाह के अतिरिक्त और जितने अपराध है, महिला संबंधी अपराध है, चाहे वो 354 हो, चाहे 376 हो या मानव दुर्व्यवहार संबंधित कोई अपराध हो, तो उन सभी अपराधों के प्रति नीचे स्तर तक, गांव से लेकर के स्कूल कॉलेज और तक चौपालों तक ये बात रखी जाती है और लगातार इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। जी, महिला अपराधों के प्रति मध्य प्रदेश पुलिस जो है एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए है कि महिलाओं के प्रति अगर कोई अपराध होता है तत्काल उसको रजिस्टर किया जाए और उस जो दोषी है, आरोपी है, उसको दंड दिया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। लेकिन कई मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें अपराध ऐसा जो है वो घटित नहीं होता। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि विवेचना बहुत गंभीरता से हो, क्योंकि कई बार द्वेष में, आपसी रंजिश के कारण भी इस प्रकार की शिकायतें ज़्यादा आती हैं और चूंकि महिला अपराधों का रजिस्ट्रेशन तत्काल पुलिस करती है उनकी संवेदनशीलता देखते हुए, तो ये इस प्रकार के भी कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अपवाद स्वरूप कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो रंजिशवश किए जाते हैं, तो उसकी विवेचना में जब तथ्य आते हैं या फिर न्यायालय में जब प्रकरण प्रस्तुत होते हैं साक्ष्यों के आधार पर, तो उसमें भी जो कार्रवाई है 181 की कार्रवाई है, मतलब झूठी रिपोर्ट लिखने के ऊपर कार्रवाई है, वो भी की जाती है। तो जीरो टॉलरेंस के कारण से पुलिस हर फरियादी जब आता है तो FIR लेती है और विवेचना भी इस तरह की जा रही है कि 376 के मामले हैं वो DSP स्तर के अधिकारी करते हैं, जिसमें SC/ST की धारा लगी हुई है। और जो बच्चियां हैं जो अपनी रिपोर्ट लिखाती है, 18 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां आती है उसकी FIR महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा ही लिखी जाती है और कोशिश ये रहती है कि हम महिला को न्याय दिला सके और सभी साक्ष्यों को ग्राह्य किया जाता है और उसके बाद ही चालान प्रस्तुत होता है। जी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महिला अपराधों की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है, महिला अपराधों को चिन्हित करने के लिए जो काम किया जा रहा है, उस पर आप पुलिस प्रशासन के स्तर से, सरकार के स्तर से आपको क्या लगता है कि जो प्रयास हैं उससे कितने आप संतुष्ट हैं, कितने सकारात्मक प्रयास हैं? जो महिला अपराध जो बहुत ही गंभीर स्तर के होते हैं उनको चिन्हांकित भी किया जा रहा है, चिन्हित अपराधों में उनको लिया जाता है और उसकी मॉनिटरिंग बहुत ही क्लोजली होती है। इसमें नोडल अधिकारी होते हैं। FIR लिखने के पश्चात पूर्व विवेचना में और विवेचना के पश्चात न्यायालय जब चालान प्रस्तुत होता तब तक, और उसके बाद जब न्यायालय में विवेचना उसकी सुनवाइयाँ होती है तब भी एक नोडल अधिकारी उस अपराध के लिए होता है और जो वो बहुत ही क्लोजली उसको मॉनिटरिंग करता है कि किस तरह के साक्ष्य न्यायालय में हुए हैं, किस तरह की विवेचना हुई है और उसमें पीड़ित उसमें न्याय पा पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी प्रयास किए जा रहे हैं महिला संबंधी अपराधों के लिए वो बहुत ही सकारात्मक है और एक ऐसा माहौल हम बना पा रहे हैं जिससे कि जो आरोपी है वो
उसको भय भी लगे कि हम इस तरह का अपराध करेंगे तो इस तरह की सजा मिलेगी। तो अभी जो जो प्रयास किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन से, शासन के द्वारा या पुलिस के द्वारा, बहुत ही सकारात्मक है। जी, सामान्यतः अगर हम पुलिस के कार्य क्षेत्र को देखें तो शहर और देहात दो प्रभागों में क्षेत्र को बांटा जाता है। क्या मूलभूत अंतर होता है देहात क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, देहात क्षेत्र में घटने वाले जो घटनाक्रम हैं, जो अपराध हैं, शहर की जो पुलिस की कार्यप्रणाली है या शहर में होने वाले अपराधों से किस तरह भिन्न है? क्या मूलभूत अंतर पाती हैं शहर और देहात की पुलिस की कार्यप्रणाली में? वैसे तो अभी मोबाइल का समय है और कोई घटना होने पर तत्काल ही फ़ोन के माध्यम से 100 डायल को सूचित किया जा रहा है, जिसमें तत्काल ही पुलिस, इतना है कि पुलिस तत्काल मौके पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि दूरी ज़्यादा होती है, परंतु कार्रवाइयाँ तो वैसे ही होती जैसे कि शहर में होती है। तो मतलब पुलिस को अपनी लिखा पढ़ी में ऐसा कोई वो नहीं फर्क पड़ता है। अगर हमारा फरियादी घटना के 1-2 दिन बाद पहुंचता है तो वो मान सकते हैं कि वो थाने आने में उसे टाइम लगा है या फिर व्यवस्था नहीं होने का वो समय लगा है। बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं शहर और देहात की एक समान ही होती हैं, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। एक तरीके से अब एक और चैलेंज है कि जो साइबर फ्रॉड है शहर में, तो चलो अवेयरनेस है तो लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम और तमाम सारी चीज़ों के द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम पेमेंट वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अपने खाते हैं, ऑनलाइन खाते भी चला रहे हैं। तो आजकल एक नए प्रकार का अपराध जो है वो साइबर फ्रॉड जो शुरू हुआ है, उसे कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? बिल्कुल, अभी साइबर क्राइम की संख्या बढ़ रही है और इसके लिए भी हम एक मुहिम भी चला रहे हैं, हर बीट स्तर पे भी चला रहे हैं और स्कूल कॉलेज में भी चला रहे हैं कि जो किस तरह के फ़ोनों को अटेंड करना है, अपनी लिंक नहीं देना है। ये बातें भी हम जब गांव में जाते हैं, जब हम बैठते हैं जनता के साथ में, तो उनको लगातार बता भी रहे हैं। और यदि कोई फ्रॉड होता भी है तो उसका अपराधी उस पर पंजीबद्ध करते हैं, परंतु इसमें अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार इसका भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। जी, जिस प्रकार से पुलिस को पहले हमेशा इस दृष्टिकोण से देखा जाता था कि पुलिस घटनाक्रम पे हमेशा घटना के बाद पहुंचती है और पुलिस अपराधियों से मिली रहती है, लेकिन कोरोना के बाद पुलिस के प्रति लोगों का नज़रिया बड़ा सकारात्मक हुआ है। कोरोना में लोगों को पुलिस ने देखा कि दवाई भी पहुंचाई है, घर में राशन भी पहुंचाया है, कोई बीमार है तो उसको इलाज भी मुहैया कराया है। कोरोना पेशेंट को तो लाने ले जाने में पुलिस रही है। तो कोरोना के बाद पुलिस की एक अच्छी और सकारात्मक छवि बनी है समाज के अंदर, बहुत एप्रिसिएशन मिला है। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? कोरोना के कारण से पुलिस के प्रति जनता का व्यवहार बदला है क्योंकि जनता ने उसको उस समय देखा जब बहुत ही विकट स्थितियां थी या कठिन परिस्थितियां थी, तब पुलिस उनके पास पहुंची है। उनको जो असुविधाएं हो रही थी, चाहे दवाइयों की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे कहीं बाहर जाने की हो, तब उन्होंने पुलिस को एक मानवीयता पूर्ण व्यवहार देख करके वो बदली है। और ये पुलिस के लिए बहुत अच्छा था। पुलिस को एक अवसर मिला था कि वो पुलिसिंग के साथ साथ में मानव सेवा भी कर पाई है और अपना एक सकारात्मक पक्ष पब्लिक जनता के समक्ष रख पाई है। तो ये पुलिस के लिए बहुत अच्छा एक अवसर था, चुनौती भी थी और एक अवसर भी था कि अपने जो उसका भय है वो जनता में कम हुआ है और जनता ने उसको एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति समझा है। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो है पुलिस के थाने और अन्य तमाम जो पुलिस का अमला है वो उनको जो साजो सामान चाहिए रहता है उसका अपना एक हमेशा से आवश्यक वस्तुओं की कमी रही है। तो अब जो अमला है पुलिस का या जो पुलिस के थाने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो कितने अपडेट हुए हैं, क्या स्थिति है?
देखिए, अभी तो जो देहात भोपाल है उसको 9 महीने हुए हैं और अभी वो कमिश्नरेट सिस्टम से अलग हुआ है। जी जी तो संसाधन तो अभी कम है, जी परंतु हम प्रयास करते हैं कि हम उनसे मदद ले सके कमिश्नरेट से, और फिर हम अपना काम करते हैं। तो संसाधनों की तो अभी पूर्ति धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि अभी लगभग 9 ही महीना हुआ है इसको अलग हुए। जी और जो संसाधन जो कम है वो हम उसकी डिमांड करते हैं मुख्यालय से, तो हमें मिल जाता है। जी। भोपाल जो पहले देहात क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है, और चूंकि राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र है तो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छा वातावरण बना रहे, लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव रहे, उसके लिए वैसे तो जो रूटीन पुलिसिंग है वो तो है ही, कोई एक ऐसी कार्य प्रणाली जो आपको लगे कि ये पुलिस के लिए एक बड़ा नवाचार सिद्ध हुआ है, क्या कहीं? जो हमारी रक्षा समितियां होती है, ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति, इसका उपयोग हम करते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे पास इतना बल भी नहीं रहता है कि हम छोटे से बल से व्यवस्था संभाल सके, तो हम उनको अपने साथ रखते हैं। और एक ये नवाचार है, ये बहुत समय से चला आ रहा है कि रक्षा समितियों का उपयोग हम इन कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लें। तो ये बहुत ही सहयोगात्मक रहता है, क्योंकि जो बात जो विरोधी पक्ष है या जो जिसको मतलब जो इस बुरी स्थिति से गुजर रहा है या जो चाहता है, तो वो अपनी बात उनके माध्यम से हम तक पहुंचा सकता है। तो इस माध्यम ये एक अच्छा है कि जनता के सहयोग से हम इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर में हम उसका उपयोग ले पा रहे हैं। जी। अब तमाम जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, तमाम ऐप और तमाम कम्युनिकेशन के साधन है, तो देहात जो क्षेत्र है उसमें पुलिस अपडेट रहे और उनके पास जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे, तो जो कोई एक ऐसा तकनीकी नवाचार या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा नवाचार जिससे सोशल पुलिसिंग और पुलिसिंग दोनों में आपको एक गुणात्मक सुधार दिखाओ? अभी हम लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से तो हमने जो अपना ट्विटर है, फेसबुक अकाउंट है, और इसके माध्यम से जो भी हम बात अपने रखना चाहते हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उसके हम पहुंचा रहे हैं। जी। सोशल मीडिया पे जैसे जैसे आपने कहा कि ग्राम रक्षा समितियां हैं, नगर रक्षा समितियां हैं, तो क्षेत्र के लोग उस सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, पुलिस की बात उन तक पहुंचे, उसके लिए कुछ ऐसी कोई विशेष कार्य योजना अगर आपने बनाई हो? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बनाया है। जिस प्रकार से आपने कहा कि नगर रक्षा समितियां और ग्राम रक्षा समितियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, तो ये बिल्कुल तय है कि पुलिस का जितना समाज से संवाद होगा, पुलिसिंग उतनी बेहतर होगी। तो जनता से पुलिस का कनेक्ट बना रहे, इसके लिए ग्राम रक्षा समितियों और नगर रक्षा समितियों के अलावा कोई और कदम जो पुलिस ने उठाया हो? इसमें जो हमारी बीट प्रणाली है, मतलब हमने कोशिश ये की है कि हर गांव जो है बीट में बटा रहता है। जी जी। तो हम अपने एक आरक्षक जो होता है वो बीट तक जाता है, तो वो व्यक्ति जो है उन गांव से जुड़ा रहता है और उसके ऊपर फिर एक अधिकारी होते हैं। इस तरह से बीट मतलब नीचे आरक्षक, फिर हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और फिर टीआई। जी। तो इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी बात हो तो वो संबंधित जो बीट आरक्षक है वो वहाँ पहुँचता है, उसके नंबर सभी गांव वालों के पास होते हैं, कोई बात होती तो उनको बताता है और वो फिर हम लोगों तक वो बात पहुँचाता है। तो ये बीट प्रणाली जो है ये इसमें जनता से जुड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है। पहले जिस प्रकार से जन सुनवाई जो है बीच में रुकी थी, पहले वो भी एक सशक्त माध्यम था, लोग उसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों से मिल पाते थे, तो जनता ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच पाए। तो वो जन सुनवाई के वर्तमान हालत क्या है और जनता से जुड़ने के लिए क्या जन सुनवाई अब फिर से चालू कर दी गई? नहीं, जन सुनवाई तो चालू है।
हर मंगलवार को जन सुनवाई में लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि जन सुनवाई में पूर्ववत अब जन सुनवाई चालू है, तो जन सुनवाई को आप जनता से कनेक्ट होने के दृष्टिकोण में कितना महत्वपूर्ण माध्यम मानती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक स्तर पर कोई अधिकारी अगर उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने का एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है। उससे अपराधों की रोकथाम में या शिकायतों के निराकरण में उसको कितना उपयोगी मानती हैं आप, ये जन सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण विषय को? जो जन सुनवाई का यही उद्देश्य था कि उसको मतलब जो व्यक्ति है जिसकी बात जिसको करनी है या शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है तो वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंच सके। तो इसमें एक अच्छी बात है क्योंकि हम अधिकारी जो है वो सबके पास तो पहुंच नहीं सकते हैं, सबकी शिकायतों का निराकरण भी वो नहीं कर पाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि किस व्यक्ति को क्या शिकायत है। ये एक माध्यम है जनता का कि वो आकर वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी बात रख सके और उस आधार पर हम उसका निराकरण भी करते हैं विशेष प्रकरण मान करके। जी जी, बहुत शुक्रिया जी किरण जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी किरण लता केरकट्टा जी, जो देहात एसपी हैं, और उनका कहना था कि पुलिस चाहे देहात की हो चाहे शहरी क्षेत्र की, उनकी बेसिक पुलिसिंग लगभग एक सी होती है और हर वो तरीका जिससे अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सके, अपराधों की रोकथाम की जा सके, उसे मध्य प्रदेश पुलिस अपना रही है। महिलाओं की सहभागिता मध्य प्रदेश पुलिस बल में बढ़ी है, इससे आधी आबादी को एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और लोग खासकर महिलाएं पुलिस पर अब भरोसा कर पा रहे हैं और पुलिस को वो अपना समाज अब अपना हिस्सा मानने लगा है। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।